ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लॉ में राज्य क्षेत्र प्राप्त करने और राज्य क्षेत्र खोने के तरीके या प्रकार। राज्य क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? राज्य से तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से होती है जिस पे राज्य की प्रभुसत्ता होती है। बिना राज्य क्षेत्र के राज्य संभव नहीं है, क्योंकि राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व होते हैं वो क्या है? जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और संप्रभुता। निश्चित भूभाग होना जरूरी है। अगर निश्चित भूभाग ही नहीं होगा तो फिर राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। राज्य क्षेत्र का महत्व इसलिए कि राज्य की सत्ता उच्चतम होती है। सत्ता किस पर प्रभाव रखेगी? एक निश्चित भूभाग होगा, उस पर जनसंख्या होगी, तब सरकार होगी और संप्रभुता तब कायम की जा सकती है। सत्ता का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार किया जाना चाहिए। राज्य अपने क्षेत्र से अपवर्जित सत्ता का प्रयोग कर सकता है, यानी एक राज्य में अगर संप्रभुता है तो वो दूसरे की सत्ता को अपने राज्य से अपवर्जित कर सकता है या उसे बाहर निकाल सकता है। वो कहेगा मेरे राज्य में तो हमारे यहाँ की संप्रभुता, दूसरे की सत्ता को वो अपने राज्य में एंटर नहीं होने देगा, उसको अपवर्जित कर सकता है। इसके लिए यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 2 सबक्लोज 4 में भी कहा गया है कि एक राज्य को दूसरे राज्य की क्षेत्रीय अखंडता में या जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कल भी अपन ने पढ़ा था कि हस्तक्षेप पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 2(4) में ये कहा गया एक राज्य दूसरे राज्य की क्षेत्रीय अखंडता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अब राज्य की जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? राज्य का ऊपर का भाग, यानी जितने स्थल की सीमा है उतने ही उसके आसमान की सीमा भी उसमें होगी। और जो राष्ट्रीय नदियां होती है या जो आंतरिक जल है वो उसमें शामिल है, जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, वो भी शामिल। और सामुद्रिक पेटी भी शामिल है, यानी किसी राज्य से अगर समुद्र लगता है किसी सीमा से तो समुद्र कितने किलोमीटर तक? 12 किलोमीटर। सामुद्रिक पेटी 12 किलोमीटर तक उसी राज्य का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, एक नीचे का पोर्शन, एक ऊपर का पोर्शन। और जो आंतरिक जो जल है या जो झीलें हैं, जो नदियां हैं, वो उस राज्य क्षेत्र में काउंट होती है। और अगर किसी राज्य की सीमा पे समुद्रिक पेटी लगती है, यानी समुद्र की सीमा लगती है, तो समुद्र की सीमा से लेके 12 किलोमीटर समुद्र की गहराई तक, 12 किलोमीटर तक वो उस राज्य का भाग माना जाता है। फिर 12 से आगे वो खुला समुद्र माना जाता है, वो उस राज्य का भाग या पार्ट नहीं माना जाता, वो खुला समुद्र माना जाता है। फिर तो सामुद्रिक क्षेत्र को अपन यहाँ नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने को राज्य क्षेत्र प्राप्त करने और खोने के तरीके पढ़ने। तो सबसे पहले राज्य क्षेत्र प्राप्त करने का तरीका कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय विधि में 5-7 तरीके बताए हैं जिनके द्वारा राज्य या तो किसी पूरे राज्य को या राज्य के कुछ क्षेत्र को अर्जित किया जा सकता है या उसको प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट आता है आवेशन, ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब ओपनहाइम ने कहा कि आवेशन एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा कोई राज्य अपने या उस प्रदेश पर प्रभुसत्ता प्राप्त करता है, यानी ऐसा कोई क्षेत्र जिस पर किसी दूसरे की प्रभुसत्ता नहीं है, यानी स्वामीहीन प्रदेश है, उसका कोई भी अभी तक वहां पर मालिक नहीं है। तो कोई भी दूसरा राज्य उस क्षेत्र पे जिसका अभी तक कोई मालिक नहीं है, अगर उस क्षेत्र को प्राप्त करता है तो वो मौलिक ढंग से उसको प्राप्त करता है, अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करता है। तो उसने क्या किया? आवेशन के द्वारा उस राज्य क्षेत्र को प्राप्त किया। आवेशन के द्वारा उस राज्य क्षेत्र को प्राप्त किया, यानी कोई ऐसा प्रदेश या ऐसा कोई क्षेत्र जिस पर अभी तक किसी भी राज्य की प्रभुसत्ता नहीं है, या स्वामीहीन प्रदेश है जिस पर कोई भी अभी उसका स्वामी नहीं है। तो अगर कोई जो विद्यमान राज्य उस क्षेत्र पर जाकर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करता है या अपने अधिकार में उस क्षेत्र को ले लेता है, तो कहा जाता है कि आवेशन के द्वारा उसने उस राज्य के क्षेत्र को या उस राज्य क्षेत्र को प्राप्त किया। आवेशन के द्वारा, ऑक्यूपेशन।
किया है, ठीक है, आवेशन के द्वारा उसने प्राप्त किए। तो इसमें प्रमुख केस है पामाज द्वीप विवाचन का केस है, 1929 का है। आइलैंड ऑफ पामाज आर्बिट्रेशन 1929 का वाद। इस वाद में क्या हुआ था कि पामाज द्वीप था, उसकी खोज किसने की थी? अमेरिका ने की थी। विवाद का विषय कि ये पामाज द्वीप अमेरिका का है या नीदरलैंड का है, अमेरिका का है या नीदरलैंड का है, ठीक है। तो इस पामाज द्वीप को अमेरिका ने खोज की। खोज तो वास्तव में किसने की थी? स्पेन ने की थी पामाज द्वीप की, लेकिन स्पेन से अमेरिका की कोई संधि हो गई, ठीक है। स्पेन को संधि द्वारा इसे देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। खोज उसने की ही, स्पेन का इस द्वीप पे कभी आवेशन नहीं हुआ, उसने खोज की, लेकिन वो वहां पे जाके कभी भी रहा नहीं। उसने उस द्वीप पर प्रभुसत्ता स्थापित नहीं की, सिर्फ क्या की? खोज की। और खोज करने के खाली खोज करने से वो वहां पर प्रभुसत्ता उसने स्थापित की नहीं। और तो अगर प्रभुसत्ता स्थापित नहीं की तो उसे स्पेन को उस पामाज द्वीप के संबंध में कुछ संधि करने का अधिकार नहीं था, संधि करने का अधिकार नहीं था। तो आवेशन की आवश्यक विवाद ये हुआ कि नीदरलैंड जिसका कब्जा है, ये पामाज द्वीप नीदरलैंड का है या अमेरिका का है। अमेरिका ने वास्तव में कहा कि उस प्रदेश पे कब्जा लिया, उस लोगों के साथ संपर्क किया। नहीं, अमेरिका ने कहा कि स्पेन ने के साथ हमारी संधि हुई, स्पेन ने हमें ये इसका कब्जा, इस पामाज द्वीप को हमें दे दिया। वास्तव में अमेरिका और स्पेन ने कभी भी पामाज द्वीप पर कोई प्रभुसत्ता स्थापित नहीं की। स्पेन ने खोजा और खोज के संधि कर ली अमेरिका के साथ और कह दिया, अमेरिका ने कह दिया कि संधि के फलस्वरूप स्पेन से हमें मिला ये पामाज द्वीप, जबकि वास्तव में नीदरलैंड ने क्या वहां जाके प्रभुसत्ता स्थापित की, वहां पर कब्जा किया। तो विवाचन न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि आवेशन के लिए दो आवश्यक तत्व है कि प्रभुसत्ता वहां स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए और उसका वास्तविक प्रयोग या उसका प्रदर्शन भी किया जाना चाहिए। तो नीदरलैंड ने वहां उसका कब्जा किया, पामाज द्वीप पर वहां के लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया। स्पेन ने कोई कब्जा नहीं किया, ना वहां के लोगों से संपर्क किया, बल्कि नीदरलैंड ने कब्जा किया और वहां के लोगों के साथ संपर्क किया। वह नीदरलैंड का ही भाग माना गया। विवाचन न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये जो पामाज द्वीप है, वास्तव में खोज तो स्पेन ने की है, लेकिन स्पेन का नहीं है, इसलिए उसको संधि करने का भी अधिकार नहीं था, ना ही उसे अमेरिका को देने का अधिकार। वास्तव में ये पामाज द्वीप नीदरलैंड का है, उसने आवेशन के द्वारा इस नीदरलैंड को प्राप्त किया, ठीक है। एक इसमें आता है पूर्वी ग्रीनलैंडवाद। अंतरराष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने, कौन से न्यायालय? अंतरराष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने दो नियम स्थापित किए। फर्स्ट, आवेशन के लिए संबंधित प्रदेश पे प्रभुसत्ता स्थापित करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए और प्रभुसत्ता उपयुक्त रूप से स्थापित की जाए और वास्तविक प्रयोग किया जाए, या वहां कब्जा बनाया जाए और उसका यूज भी किया जाना चाहिए। इसमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच में विवाद था कि नार्वे ने ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग को नार्वे की प्रभुसत्ता से होने की, दूसरी ओर डेनमार्क अपना दावा कर रहा था। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच में विवाद था। नार्वे और डेनमार्क के बीच में विवाद था। किसके लिए? ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग के लिए नार्वे ने स्वयं संधि की और मतलब नार्वे का कोई रोल नहीं था।
न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो ग्रीनलैंड का जो पूर्वी भाग है वो डेनमार्क का है। इतना याद रखना है अपने को इसमें कि नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में विवाद था कि ग्रीनलैंड का पूर्वी भाग किसका है। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि ये डेनमार्क के अलावा किसी भी राज्य ने इसका वास्तविक उपयोग नहीं किया, या यूज आके यहाँ पर बसे नहीं है, यूज नहीं किया, इसलिए ये डेनमार्क का ही है। इसमें स्थायी न्यायालय ने कहा कि आवेशन के लिए दो बातें उपयुक्त बताई। आवेशन वास्तविक हो तभी होता है। आवेशन यानी कब वास्तविक रूप से माना जाएगा, जब प्रभुसत्ता स्थापित करने की इच्छा हो और वास्तविक क्षेत्र पे क्या है, कब्जा भी स्थापित किया हुआ होना चाहिए। प्रभुसत्ता की स्थापना और वहां के जो क्षेत्र का प्रशासन है, संबंधित क्षेत्र का प्रशासन भी स्थापित किया। तीन चीजें, इच्छा होनी चाहिए प्रभुसत्ता की, प्लस कब्जा होना चाहिए, कब्जा किया जाना चाहिए, प्लस वहां का प्रशासन भी किया जाना चाहिए। पामार द्वीप का और पूर्वी ग्रीनलैंड वाद, ये दो वाद माने जाते हैं आवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक, इसमें आवेशन और चिरभोग का अंतर भी नीदरलैंड और अमेरिका वाले पामार द्वीप वाले वाद में ही बताया गया है। फिर आता है चिरभोग। चिरभोग में ये होता है कि किसी प्रदेश पर बहुत लंबे समय तक लगातार उसका उपयोग किया जा रहा हो या उस पर अधिकार जमाया, तो वास्तविक प्रभुसत्ता, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जिस पर पहले से कोई प्रभुसत्ता तो है, लेकिन वो प्रभुसत्ता क्या कर रही है, लगातार चुप रहती है, कुछ भी बोलती नहीं है। दूसरा आके वहां पर क्या वास्तविक लगातार कई वर्षों से उस पर अपना अधिकार जमा रहा है और जो विद्यमान प्रभुसत्ता है वो बोलती नहीं है, तो ये माना जाता है कि जो नया आके जिसने लंबे समय तक उसका चिरभोग कर लिया, उस राज्य क्षेत्र का या उस क्षेत्र को क्या है उपयोग कर लिया, तो माना जाएगा कि उसने चिरभोग द्वारा उस राज्य क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। स्टार्क ने कहा है चिरभोग किसी प्रदेश पर शांतिपूर्वक बहुत लंबे समय तक वास्तविक प्रभुसत्ता का फलस्वरूप होता है। यानी कोई प्रभुसत्ता है वहां पर, लेकिन फिर भी क्या दूसरा बहुत लंबे समय तक उसका यूज करता है, और जो विद्यमान प्रभुसत्ता है वो चुप रहती है, बोलती नहीं है, उसका विरोध नहीं करती। यानी अगर वो शांतिपूर्वक उपयोग नहीं कर पा रहा है तो फिर वो चिरभोग से प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए इसको जो अपन चिरभोग द्वारा जैसे कब्जा प्राप्त करते हैं, लिमिटेशन एक्ट में 20 साल है। किसी भी प्राइवेट भूमि का अगर अपन शांतिपूर्वक तरीके से 20 साल उपयोग कर लेते हैं तो वो क्या माना जाता है, कब्जा माना जाता है अचल संपत्ति। और अगर गवर्नमेंट या सरकारी जमीन है उस पर 30 साल यूज कर लेते हैं, चिरभोग कर लेते हैं, तो फिर वो उस पर कब्जा माना जाता है। तो अगर इसमें शांतिपूर्वक अगर किसी ने विरोध कर दिया तो फिर वो चिरभोग के द्वारा उस राज्य क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर सकता। चिरभोग उस राज्य, इसमें इतना याद करना है, केस याद करना है, कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड, प्रियथा विहर के मंदिर का वाद। इसमें थाईलैंड ने प्रिथा विहर के मंदिर के आसपास के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। ये क्षेत्र कंबोडिया के लोगों के लिए तीर्थ स्थान तथा पूजा स्थल था। कंबोडिया ने न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद करके कहा कि मंदिर के आसपास का क्षेत्र है जो कंबोडिया की प्रभुसत्ता के अंतर्गत आता है। थाईलैंड का ये दायित्व है कि वो स्थल जो सेनाएं वहां रखी उसे हटाए। तो न्यायालय ने कंबोडिया के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा स्थानीय लोगों के प्राधिकारियों की खुदाई और प्रशासनिक कार्यों से थाईलैंड के दृष्टिकोण को नहीं नकारा जा सकता। दोनों निश्चित सीमा मंदिर का क्षेत्र कंबोडिया की प्रभुसत्ता के अंतर्गत आता था। इसमें ये कंबोडिया के क्षेत्र, थाईलैंड जो मंदिर था वो कंबोडिया की सीमाओं के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है। लेकिन थाईलैंड ने क्या किया, उस मंदिर के आसपास के क्षेत्र पे क्या कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा करने के बाद में क्या कंबोडिया जाग गया और उसने न्यायालय में वाद दायर कर दिया कि ये तो क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आता है, तो
तो थाईलैंड ने जो सेनाएं लगा रखी है उसको वहां से हटाया जाए। तो न्यायालय ने कहा कि थाईलैंड इसको चिरभोग के द्वारा अर्जित नहीं कर सकता। उस राज्य क्षेत्र को क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो शांतिपूर्वक तरीके से वहां प्रयोग नहीं कर रहा था, बल्कि क्या सेनाएं वहां पर स्थापित कर रखी थी, और उसका विरोध कौन कर रहा था? कंबोडिया स्वयं कर रहा था। इसलिए थाईलैंड इस राज्य क्षेत्र को चिरभोग के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा आता है उपचय, कि उपचय एक नया प्रदेश तब प्राप्त होता है जब प्राकृतिक कारणों से राज्य क्षेत्र को कुछ प्रदेश मिल जाता है जो पहले राज्य का नहीं था। इसके लिए कोई औपचारिक घोषणा या औपचारिक कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उपचय राज्य क्षेत्र में नया कार्य आता है, जो कि ये कृत्रिम कार्य, ये प्राकृतिक कार्य होता है। ये कृत्रिम तब होता है अगर कोई मानवीय कार्य के द्वारा अगर कोई क्षेत्र ऐसे अर्जित किया जाता है तो वो उपचय नहीं होता। यानी कोई भी प्राकृतिक कार्य जैसे बाढ़ आ गई या कोई भूकंप आ गया, कोई भी ऐसा काम जिससे राज्य की सीमाएं में बढ़ोतरी हो जाती है, तो वो राज्य क्षेत्र प्राप्त करने का एक तरीका है। फिर आता है अध्यर्पण। अध्यर्पण क्या है? अध्यर्पण द्वारा कोई राज्य प्रदेश को प्राप्त करता है। अध्यर्पण या तो क्या युद्ध के परिणाम स्वरूप दबाव में होता है या ऐच्छिक भी हो सकता है। अपन एक राज्य क्षेत्र को एक राज्य अपना कोई क्षेत्र या वो राज्य अध्यर्पण दूसरे के प्रति क्या है, दूसरे को देना चाहता है, तो वो कैसे देगा? या तो दबाव से देगा या ऐच्छिक भी हो सकता है। अगर युद्ध के परिणाम स्वरूप वो युद्ध को शांत करने के लिए दे रहा है तो वो दबावपूर्ण। ऐसा अध्यर्पण ऐच्छिक भी हो सकता है। अध्यर्पण सामान्यतः हस्तांतरण करने वाले राज्य के मध्य करार होता है। मतलब जो राज्य दे रहा है और जो राज्य क्षेत्र प्राप्त कर रहा है, उन दो राज्यों के मध्य क्या है? करार होता है। अध्यर्पण तभी वैध होगा जब इसमें राज्य की प्रभुसत्ता का अध्यर्पण दूसरे राज्य को हो जाए। यानी जो सॉवरिन पावर है वो दूसरे राज्य को हस्तांतरित कर दी जाती है, तब अध्यर्पण पूर्ण माना जाता है। निजी संपत्ति पर विपरीत प्रभाव। अगर मान लो एक राज्य जैसे एक्स राज्य है, एक्स राज्य चाहता है कि मैं अपने पूरा राज्य ही क्या है वाई को अध्यर्पण कर दूं राज्य, तो वाई को अगर ऐसा अध्यर्पण प्राप्त होता है, राज्य क्षेत्र प्राप्त होता है, तो वहां के जो निवासी हैं उनकी जो संपत्ति है उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अध्यर्पण से राज्य क्या है, किसी की निजी संपत्ति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता उनको। कि एक जैसे एक्स राज्य को वाई राज्य में अध्यर्पण किया, तो एक्स राज्य के भीतर जो नागरिक रहते हैं उनकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है या उनकी जो निजी संपत्ति है उसको अध्यर्पण नहीं माना जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सिक्किम राज्य अध्यर्पण हो गया था। सिक्किम राज्य का भारत में अध्यर्पण हुआ था। सिक्किम राज्य का भारत में अध्यर्पण हुआ था। इसमें केस आता है इंद्री बैरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सीलेंस। इसमें इंद्री बैरूबारी वाला केस लो है कि अध्यर्पण इस सिद्धांत पे अधिराज्य को करना पड़ता है कि प्रभुसत्ता का गुण विशिष्टता गुण होता है। इसमें ये कह रहा है कि अध्यर्पण कर सकता है तो ये संधि करने की शक्ति, मतलब अगर किसी राज्य में संधि करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, अगर वो किसी के साथ में कांटेक्ट कर सकता है तो वो ही राज्य क्या है, अध्यर्पण कर सकता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक करार के द्वारा बैरूबारी संघ संख्या 12 और कुछ अन्य क्षेत्रों को आदान प्रदान कर सीमाओं के परिसंबंध, यानी इन बैरूबारी में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई संधि हुई थी जिसमें 12 और कुछ बैरूबारी संघ संख्या 12 और कुछ आसपास के सीमाओं को परिसीमन किया गया, यानी अध्यर्पण किया गया था। इसमें इतना ही पढ़ना है। फिर कौन कौन से केस आते हैं, इंडो बैरूबारी आता है। फिर 3 बीघावाद, जिसको भारतीय संघ वर्सेस सुकुमार सेन गुप्ता ये कह रहे हैं कि अगर अध्यर्पण के साथ साथ में सुविधा भार के लिए भी
सुविधा भार के लिए भी अगर अंतरण किया जाता है तो वो अध्यर्पण नहीं होता। अगर कोई राज्य अपने राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य को कुछ सुविधा देने या सुविधा भार के अंतर्गत देता है तो वो अध्यर्पण नहीं देता। भारत के द्वारा बांग्लादेश को जो अधिकार दिए गए थे वो सुविधा भार थे, वो अध्यर्पण नहीं होते। सुविधा भार देने के लिए संविधान में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बात याद रखना है अपने को 3 बीघा वाद में, कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी अपने राज्य क्षेत्र का कुछ भाग क्या है दूसरे राज्य को सुविधा भार हेतु देता है तो उसे अपने संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या भारतीय गणतंत्र का जन्म हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप हुआ है? गणतंत्र का जन्म विजय या हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ। भारतीय गणतंत्र का जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसके जन्म में विजय और हस्तांतरण का प्रश्न नहीं है। ये नहीं है कि जो भारत का जो गणतंत्र है क्या वो विजय हुआ है या वो हस्तांतरित हुआ, नहीं, वो तो पहले से ही वहां भारत के लोगों का ही था। इसलिए भारतीय गणतंत्र का जन्म हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th, अधिनहन नहन, यानी अगर विजय द्वारा भी किसी राज्य क्षेत्र को प्राप्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने से पूर्व राज्य को कोई राज्य दूसरे राज्य को पराजित कर देता था तो विदेशी देश विजय प्राप्त करने के पश्चात विजित प्रदेश पे, यानी जो देश हार गया है, अपनी प्रभुसत्ता उस पर स्थापित करता था। केवल विजय द्वारा विजित प्रदेश पे प्रभुसत्ता स्थापित नहीं होती थी, इसके लिए आवश्यक है कि वो वहां पर क्या प्रभावशाली कब्जा भी कायम करे। ठीक है, वो अपने वहां पर प्रभावशाली कब्जा भी कायम करे। यूएनओ का जो चार्टर है वो अब अधिनहन को मान्यता नहीं देता। क्यों नहीं देता? यूएनओ के जो चार्टर 2.4 में ये कहा है एक राज्य दूसरे राज्य की क्षेत्रीय अखंडता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यहाँ पर यह चार्टर क्या कह रहा है? अधिनहन यानी विजय द्वारा राज्य को दूसरे राज्य क्षेत्र प्राप्त करने से क्या कर रहा है? उन्मुक्ति दे रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए इराक ने कुवैत पे आक्रमण किया तो इराक ने कुवैत का क्या अधिनहन करके 19वां सूबा स्थापित किया, 19वां सूबा प्राप्त कर लिया था। तो इराक के द्वारा कुवैत का जो 19वां सूबा प्राप्त किया गया था उसको सुरक्षा परिषद ने अवैध और शून्य कर दिया, घोषित कर दिया कि सुरक्षा परिषद ने कह दिया कि ऐसा अधिनहन नहीं किया जा सकता, ये शून्य है, नल एंड वॉइड है। तो ये माना जाएगा कि कोई भी कुवैत का 19वां सूबा इराक के पास कभी गया ही नहीं था। फिर आता है 6ठा पॉइंट, राज्य क्षेत्र प्राप्त करने का, कि पट्टा, कोई राज्य अपने प्रदेश का कुछ भाग कुछ निश्चित समय के लिए या कुछ शाश्वत काल के लिए पट्टा लिख कर दे सकता है, या तो हमेशा के लिए या कुछ निश्चित अवधि के लिए पट्टा दे सकता है। इस प्रकार संबंधित क्षेत्र पे, यानी जिस क्षेत्र का पट्टा किया गया है, जिसके पक्ष में पट्टा कर दिया गया, उस पर उस राज्य जिस राज्य के पक्ष में पट्टा किया है उसे पट्टा की जो अवधि होती है उतने समय तक उस क्षेत्र पे क्या सार्वभौमिकता प्राप्त हो जाती है, वो उसमें संप्रभु हो जाता है। पट्टे द्वारा संबंधित प्रदेश पे पूरी प्रभुसत्ता का हस्तांतरण नहीं होता। यानी ये कह रहा है पट्टे के द्वारा जो प्रॉपर्टी जो दी गई है वो पूर्ण प्रभुसत्ता का हस्तांतरण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पट्टे में कौन सा अधिकार जाता है? पट्टे में कौन सा अधिकार? उपभोग करने का अधिकार जाता है। और बंधक में उपभोग करने का, बंधक में विनिर्दिष्ट हित का अंतरण होता है। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में विनिर्दिष्ट हित का अंतरण, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अंतरण होता है वहां पर। ठीक है, कोई एक हित का अंतरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पट्टा कर दिया तो पट्टे में संपूर्ण प्रभुसत्ता का हस्तांतरण नहीं हो रहा, सिर्फ उपभोग करने के अधिकार का अंतरण हुआ है।
कहाँ पे हुआ था? माल्टा द्वारा ब्रिटेन को कुछ वर्षों के लिए पट्टा, माल्टा द्वारा ब्रिटेन को कुछ समय के लिए एक द्वीप का पट्टा किया गया था। इसी प्रकार पनामा नहर के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में शाश्वत पनामा नहर का जो किसके पक्ष में किया? यूएनओ के, अमेरिका यूएसए के पक्ष में पट्टा किया गया था। बांग्लादेश को ये अधिकार ये बस इतना ही पढ़ना है अपने को, ठीक है। 2 उदाहरण याद करने हैं कि माल्टा द्वारा ब्रिटेन को एक द्वीप कुछ वर्षों के लिए दिया गया था और पनामा नहर को अमेरिका को शाश्वत काल के लिए पट्टे पे दे दिया गया था। फिर आता है गिरवी यानी कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि एक राज्य को क्या है, पैसों की, रुपयों की आवश्यकता होती है, तो वो अपने क्षेत्र को या उसके किसी भाग को गिरवी रख देता है। तो यहाँ पर स्थावर संपत्ति है वो गिरवी रख देता है। देखो गलत आ रहा है ना? हाँ टीपी में हाँ क्या होता है? मैम, बंधक रखता है। यहाँ शब्द बंधक गलत रखता है। आया हुआ है, गिरवी रखता है। हाँ, गिरवी। और गिरवी नहीं गिरवी होता, जबकि वो मूर्त बंधक रखेगा। मूर्त यहाँ हाँ। याद अपने को ये रखना है, बंधक रखता है। गिरवी तो चल संपत्ति की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार संबंधित क्षेत्र की प्रभुसत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। किसने किसके पास रखा था बंधक? उदाहरण के लिए 1768 में जिनेवा के गणतंत्र को कार्सिको के द्वीप के पास फ्रांस को गिरवी रखा गया था। ठीक है। फिर आता है जनमत अथवा लोकमत, 8वां पॉइंट, कि कुछ लेखकों के अनुसार कभी कभी जनमत द्वारा भी कोई राज्य नए राज्य को प्राप्त कर लेता है। अंतरराष्ट्रीय विधि में इस विषय में कोई अभी तक निश्चित नियम नहीं है, परंतु कुछ जो लेखक हैं उन्होंने कहा कि जनमत द्वारा भी राज्य क्षेत्र को प्राप्त किया जा सकता है। इसका उदाहरण है वेस्ट इंडियन का मामला। वेस्ट इंडियन के प्रदेश को नीदरलैंड और इंडोनेशिया दोनों ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए। वेस्ट इंडियन का विवाद था और नीदरलैंड और इंडोनेशिया दोनों ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए। कहा कि वेस्ट इंडियन हमारा है। तो वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या जनमत संग्रह करवाया, यानी लोगों से वोटिंग करवाई। तो वोटिंग करवाने पे दक्षिणी इंडियन के क्षेत्र को संयुक्त जनमत संग्रह करवाया और लोगों ने अपना मत इंडोनेशिया के पक्ष में दिया। तो इंडोनेशिया ने जो वेस्ट इंडियन या दक्षिणी इंडियन के भाग को जनमत के द्वारा प्राप्त किया था, यानी वोटिंग करवाई कि भाई ये क्षेत्र किसका होना चाहिए, नीदरलैंड का होना चाहिए, इंडोनेशिया के। तो वोटिंग जिसके बहुमत जिसका आया नीदरलैंड का है, यानी जनमत संग्रह, लोगों से मत संग्रह करवाए गए, वोटिंग करवाई गई। तो जिसके पक्ष में आएगा वो उसको उस राज्य क्षेत्र को प्राप्त करेगा, वेस्ट इंडियन। फिर ऐसे ही तिमोर में भी जनसंग्रह करवाया गया था। लोगों ने मतदान दिया कि तिमोर एक स्वतंत्र देश के रूप में रहेगा। इंडोनेशिया ने स्वीकार करना पड़ा कि इंडोनेशिया की सेना को वहां काफी खून खराबा हुआ और मतलब तिमोर का जो क्षेत्र था वहां पहले इंडोनेशिया की क्या है, सेना थी या कुछ भी था, इस प्रभुसत्ता थी। तो जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह में ये कहा कि तिमोर स्वतंत्र रहेगा, उस पे इंडोनेशिया की नहीं होगी सेनाएं। तो ये तिमोर ने भी क्या है, जनमत संग्रह से राज्य क्षेत्र को प्राप्त किया है। कश्मीर वाला इसमें नहीं पढ़ना। एक 9वां पॉइंट आता है कि नए राज्य के उदय होने पे प्रादेशिक प्रभुसत्ता प्राप्त करना। अगर नया राज्य प्राप्त हो रहा है, नया राज्य का उदय हो रहा है, तो वहां पे जो प्रभुसत्ता है वो किसी वहां पुराने वाले राज्य की नहीं रहेगी, बल्कि उसकी स्वतंत्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता स्थापित होगी। जैसे जो पहले उपनिवेश थे यूरोपीय देशों के, जो उपनिवेश थे अमेरिका वगैरह, ये उपनिवेश जो कंट्री थे, उपनिवेश जो देश थे, वो क्या है, उपनिवेश से बाद में क्या है, उन्होंने उपनिवेश जैसे ही समाप्त हुआ, बाद में क्या है, राज्य क्या प्रभुसत्ता प्राप्त कर लेते। उपनिवेश से स्वतंत्र होके उन्होंने, यानी यूरोपीय देशों के जो उपनिवेश थे, उपनिवेश से स्वतंत्र होकर उन्होंने अपनी अलग प्रभुसत्ता स्थापित की।
फिर पर निश्चित भूभाग पर उनका नियंत्रण और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में राष्ट्रीयता और प्रभुसत्ता उन्होंने प्राप्त कर ली। तो प्राप्त करने के बाद में उनकी जो प्रादेशिक प्रभुसत्ता है वो नहीं होगी, पहले वाले नए राज्यों के लोगों की प्रभुसत्ता राज्य की प्रभुसत्ता हो गई, यानी वो लोगों की या जहां राज्य की प्रभुसत्ता नहीं होगी पहले वाले राज्य की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी। जैसे यूरोपीय देशों के उपनिवेश, कई देश उपनिवेश थे, जैसे ही वो वहां से स्वतंत्र हुए यूरोपीय देशों से उपनिवेश क्या खत्म हुए, नए क्षेत्र आ गए, वो नया क्षेत्र नया राज्य बन गया, तो वहां की जो पहले वाली प्रभुसत्ता यानी यूरोपीय देशों की थी वो खत्म हो गई और नए राज्य की प्रभुसत्ता उत्पन्न हो गई। अब आता है राज्य क्षेत्र खोने के तरीके। पहला अध्यर्पण, विजय द्वारा, एक राज्य ने जीता है तो दूसरे ने हारा है अपना प्रदेश, ठीक है। अध्यर्पण है, यानी क्या है, दे रहा है, या तो क्या है इच्छा से दे रहा है या दबाव से दे रहा है, किसी भी कारण से दे रहा है, समर्पण कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, एक राज्य ने तो प्राप्त किया तो दूसरे राज्य ने जिसने दिया अध्यर्पण किया है उसने अपना राज्य क्षेत्र खो दिया है। फिर आता है प्राकृतिक क्रिया यानी उपचय। उपचय का उल्टा यह है कि मान लो प्राकृतिक कारणों से कोई राज्य अपने क्षेत्र को खो बैठता है, वहां उपचय में तो क्या वृद्धि हुई, बाढ़ आई, भूकंप आया या कुछ भी आया,